हेलो वंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। फ़ैन फिक्शन का नाम है लंजा द वर्जिन। फ़ैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ वांजी एक ओमेगा है जो हमेशा की तरह अपने एनुअल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था। पर डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद कुछ टाइम बाद ही उसे बहुत अजीब फील होने लगा और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पर यह पॉसिबल कैसे हो सकता था, क्योंकि लंजा अभी भी एक वर्जिन था। तो वांगजी यहाँ कैसे प्रेग्नेंट हुआ और उसे किस तरह अपने से काफ़ी बड़े वेवुशियन से प्यार होने लगा। यस गाइस, इस फैन फिक्शन में वेइंग और वांगजी के बीच एज गैप है। वेइंग वांगजी से काफ़ी बड़ा है और ये बॉटम वांगजी फैन फिक्शन है। काफ़ी टाइम से आप लोग बॉटम वांगजी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये फैन फिक्शन में आप बॉटम वांगजी देखेंगे और प्रेग्नेंट वांगजी को देखेंगे। वो लोग जो कह रहे थे कि हमें बॉटम वांगजी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ यार आप लोग मेरे बाकी के सारे फ़ैन फिक्शन तब तक एंजॉय कर लेना। नेक्स्ट वाला बॉटम वेइंग लेकर आऊँगी, बट इस वाले को मुझे शेयर करने दो क्योंकि किसी ने बहुत बार इस फ़ैन फिक्शन के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है। ओके, तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के हमारे इस फ़ैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। फ़ैन फिक्शन की शुरुआत लंजा से होती है, जो डॉक्टर के ऑफिस में एग्जामिनेशन टेबल पर बैठा हुआ था। जब से उसे पता चला था कि वो एक ओमेगा है, तब से उसे डॉक्टर्स के पास जाने से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे उसकी बॉडी को लेकर काफ़ी स्ट्रेंज बातें बताई थी। उसे बताया था कि वो बच्चे को जन्म दे सकता है। जब से सबको पता चला था कि वांगजी एक ओमेगा है, सब उसे बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करने लगे थे, चाहे वो उसकी फैमिली हो, उसके क्लासमेट्स क्यों ना हो। उसकी फैमिली उसे बहुत कमज़ोर समझने लगी थी और अक्सर उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया करती थी। हमेशा उस पर नज़र रखती कि वो क्या खा रहा है, बल्कि उसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाता था। उसके सारे क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि मेल ओमेगास को सोसाइटी में हमेशा नीचा ही समझा जाता था। हालांकि वांगजी हमेशा अपनी स्टडीज़ में हार्ड वर्क करता और वो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। उसने अपनी बॉडी की हीट पर कंट्रोल करना भी सीख लिया था। उसके फैमिली मेम्बर्स उसे बाहर लड़कों से मिलने से मना ही करते थे, जिससे वो किसी भी अनवर्दी अल्फा के कांटेक्ट में आकर अपनी प्योरिटी ना खराब कर ले। वांगजी को अक्सर लोनली फील हुआ करता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की नज़रों में एक ओमेगा से कुछ और भी ज़्यादा बनना चाहता था, सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं जो बच्चों को जन्म दे सके। डॉक्टर ऑफिस में वांगजी ये सब बैठा सोच ही रहा था, तभी एक वुमन जिसका नाम चिंसू था, वो उसके पास आकर कहती है, लंजा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं डॉक्टर चिंसू हूँ। लंजा की प्रीवियस डॉक्टर रिटायर हो गई थी, इसलिए अब से डॉक्टर चिन उसे ट्रीट करने वाली थी, जो यंग थी और वेल एजुकेटेड थी। डॉक्टर चिंसू उससे कहती हैं, तुम टेबल पर लेट जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा रूटीन चेकअप शुरू करती हूँ। वांगजी बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसे उसे बोला गया था। उसकी रूटीन चेकअप के बाद वांगजी को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पर डॉक्टर चिंसू उससे कहती हैं, मिस्टर लैन, सब कुछ ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वांगजी तुरंत अपना हॉस्पिटल गाउन चेंज करता है, एग्जामिनेशन रूम से बाहर आ जाता है। वो हैप्पीली अपने घर की तरफ जाने लगता है, हालांकि उसे कुछ नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वांगजी के इस एग्जामिनेशन टेस्ट को कुछ हफ्ते बीत गए थे, पर उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। वांगजी हमेशा से पंक्चुअल रहा था, 9 बजे सोता था और 5 बजे उठ जाता था, पर कुछ दिनों से उसका स्लीपिंग टाइम बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं था, बल्कि कभी कभी तो उसे अपने क्लास के चलते भी नींद आ जाती थी। खाने के वक्त उसे सारे फूड का टेस्ट खराब लगने लगा था, कभी कभी तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता और उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता। वांगजी जब अपनी ये सारे सिम्टम्स अपने ब्रदर को बताता है, तो उसके ब्रदर उससे कहते हैं, तुम्हें तुरंत डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। इतने लंबे समय से बीमार रहना ये नॉर्मल नहीं है लंजा। अपने ब्रदर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर वांगजी अपने डॉक्टर के साथ एक और अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। इस बार जब वांगजी डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर चिन अकेली नहीं थी, उनके पास में ही एक और यंग एंग्री लुकिंग वुमेन खड़ी थी, जिनका नाम डॉक्टर वैन था। वो वांगजी को अपने साथ आने के लिए कहती हैं। वांगजी बिल्कुल ऐसा ही करता है और एग्जामिनेशन रूम में चला जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर वैन वांगजी को अपने ऑफिस बुलाती हैं और वो उससे कहती हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। वांगजी उनसे कहता है, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हुआ है।
डॉक्टर वैन कहती हैं, तुम्हारे सिम्टम्स, तुम्हें अक्सर थका हुआ फील होता है ना, और फूड से एलर्जी हो गई है, कभी कभी तुम्हें वॉमिटिंग भी होती हैं। तुम्हारे ये सारे सिम्टम्स इस वजह से हैं क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये वर्ड सुनते ही वांग जी एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। वो तुरंत डॉक्टर वैन से कहता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता डॉक्टर, मैं एक वर्जिन हूँ। डॉक्टर वैन उससे कहती हैं, पर आप प्रेग्नेंट हैं वांग जी। वांग जी कहता है, ये सच नहीं हो सकता, आप एक बार और मुझे एग्जामिन कीजिए। तो डॉक्टर वैन कहती हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर चिंसू से गलती हो गई है। मेरी वाइफ यहाँ आर्टिफिशियल इंसामिनेशन के लिए आने वाली थी, उसका चार्ट तुम्हारे चार्ट से एक्सचेंज हो गया, इसलिए वो स्पर्म जो उसकी बॉडी में डालना था वो गलती से डॉक्टर चिंसू ने तुम्हारी बॉडी में डाल दिया। ये सुनकर वांग जी एकदम साइलेंट रह जाता है, इस अनबिलीवेबल सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। डॉक्टर वैन वांग जी से कहती हैं, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। वांग जी हाँ कर देता है। वेंचिंग उसे एक रूम में लेकर आती है जहाँ एक लार्ज मशीन रखी हुई थी। वो वांग जी को वहाँ शर्टलेस लेटे रहने के लिए कह देती है और उसके स्टमक पर एक कोल्ड जेल लगाती है। वो वांग जी को एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या तुम देख सकते हो, वो तुम्हारा बेबी है। स्क्रीन पर एक फजी सी पिक्चर दिख रही थी जिसमें सच में एक बेबी था जो वांग जी के अंदर ग्रो कर रहा था। उस बेबी को देखकर जैसे वांग जी का हार्ट सडनली मेल्ट हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट करेगा। जब से उसे पता चला था कि वो एक ओमेगा है, वो हमेशा मना करता था कि वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं देगा, पर अब अपनी बॉडी के अंदर उस बीन साइज ह्यूमन को देखने के बाद वो उसे अपनी गोद में पकड़ना चाहता था, उसे इस दुनिया में लाना चाहता था। तभी डॉक्टर वैन कहती है, मिस्टर लायन, मुझे पता है आप ये सब देखकर बहुत अपसेट होंगे, अगर आप चाहें तो हम अबॉर्शन भी करा सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। वेंचिंग कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, आप कुछ दिन और आराम से सोचिए फिर डिसाइड करिए, क्योंकि बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप बिना पार्टनर के नहीं निभाना चाहेंगे। आप अकेले कैसे इस बेबी को संभालेंगे। अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर चिंसू के ऊपर कोई केस भी कर सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, नहीं, मैं उनके ऊपर इतना हार्ड नहीं होना चाहता। वेंचिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इस पूरे हफ्ते अच्छे से इस बारे में सोच सकते हैं और आप लास्ट में मुझे जवाब दे सकते हैं, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लेंगे। तभी वांग जी कहता है, डॉक्टर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वेंचिंग कहती है, हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता है, आपने कहा कि ये बच्चा आपकी वाइफ के लिए था। वेंचिंग कहती है, हाँ, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है जो मेरी वाइफ को स्पर्म डोनेशन के लिए तैयार हो गया था, बट गलती से वो स्पर्म अब तुम्हारे अंदर चला गया है। वांग जी कहता है, अगर आप चाहें तो ये बच्चा मैं आपको दे सकता हूँ। तभी वेंचिंग कहती है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि एक बेबी का होना कितनी बड़ी खुशी का एहसास होता है। मैं ये मौका और ये खुशी आपसे नहीं छीनूंगी, चाहे ये गलती क्यों ना हो। अगर आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं तो आपके साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं। वांग जी वेंचिंग को थैंक्स कहता है और स्क्रीन की फ़ोटोग्राफ अपने हाथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। हर महीने वांग जी अपने ब्रदर के साथ अपने अंकल को विज़िट करने के लिए जाया करता था, जो लैंड एस्टेट में रहते थे। अक्सर लैंड चिचैन था जो हमेशा शॉकिंग न्यूज़ अपने अंकल को सुनाया करता था। रिसेंटली उसने अपने बॉयफ्रेंड नी मिंगजे को भी अंकल से मिलवाया था, जो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। हालांकि इस बार लंजा उन्हें और भी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ देने वाला था। जैसे ही वो दोनों अपने अंकल चिरैन के पास पहुंचते हैं, अंकल वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, स्कूल कैसा चल रहा है। वांग जी उनसे कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है अंकल। चिरैन कहता है, अच्छी बात है, मुझे तो हमेशा तुम्हारी ही परवाह रहती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हें भी पता है कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ की केपेबल है। वांग जी सडनली टाइटली अपनी मुट्ठी बांध लेता है। उसका ब्रदर एक बेटा था जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता था। उसके अंकल कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे उसे ये याद दिलाने का कि उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। लंजा को किसी न किसी मैन या वुमेन के साथ रिश्ता बनाकर
एक बच्चे को जन्म देना था जिससे लैंड ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू हो सके। फाइनली वांग जी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चिरैन से कहता है, अंकल मैं आपसे किसी बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे कुछ सिम्टम्स फील हो रहे थे। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। शिचैन कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा वांग जी? वांग जी कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चिरैन के हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो कहता है, प्रेग्नेंट? पर ये कैसे पॉसिबल है? तुमने तो कभी भी किसी के साथ। तभी वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ अंकल, मैं अभी भी एक वर्जिन हूँ। चिरैन कहता है, फिर तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? वांग जी कहता है, हॉस्पिटल में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिक्सअप हो गए थे जिस वजह से ऐसा हुआ। चिरैन कहता है, ये क्या नेग्लिजेंस है, मैं उस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चिरैन कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। तभी शिचैन कहता है, लंजा क्या तुम्हें लगता है कि ये सही आइडिया रहेगा? क्या तुम जानते हो कि इस बच्चे का फादर कौन है? वांग जी कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं पता। शिचैन कहता है, पर उसे हक है जानने का। तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस बच्चे को अकेले पालना। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं केपेबल हूँ। तभी उनका अंकल कहता है, लंजा तुम ये सब नहीं करने वाले हो। वांग जी कहता है, मैं करूँगा अंकल। चिरैन कहता है, बिल्कुल नहीं, ज़रा फैमिली के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर तुम इस बच्चे को जन्म देते हो तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? तभी वांग जी कहता है, अंकल ये मेरी बॉडी है, ना कि मेरी फैमिली की बॉडी है। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो करिए, वरना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वांग जी तुरंत खड़ा होता है और उन दोनों से कहता है, मुझे भूख नहीं है, अगले महीने मिलते हैं। ऐसा कहकर वो अपने अंकल के घर को छोड़कर चला जाता है। वापस जाते वक्त वो अपने ब्रदर की बात को बार बार सोचता है। शायद ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होगा अगर इस बच्चे के बारे में इसके फादर को ना बताया जाए तो। ऐसा सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो इसके फादर को बता देगा। वो तुरंत वेंचिंग को कॉल करता है और कहता है, डॉक्टर वैन मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे उस स्पर्म डोनर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? वेंचिंग उसे नंबर दे देती है और वांग जी उस पर्सन के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स करता है। वांग जी कैफ़े में बैठा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने सोचा था कि इस बच्चे के फादर के साथ उसकी ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होंगी, वो बस उसे सच बताएगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस बच्चे को तो उसे अकेले ही पालना है। वो ये सब बैठा सोच ही रहा था, तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है, लंजा। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक मोस्ट ब्यूटीफुल मैन खड़ा हुआ था। उसने शर्ट पैंट्स पहनी हुई थी और उसकी आंखें जैसे सिल्वर की थीं। उसे एक अल्फ़ा की स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही थी। वांग जी अपनी लाइफ में काफ़ी अल्फ़ा से मिल चुका था, लेकिन किसी भी अल्फ़ा की सेंट इतनी स्वीट नहीं थी। वो पर्सन वांग जी के पास आकर कहता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? वांग जी उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, आपका नाम वयिंग है? वयिंग उससे कहता है, हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई, हालांकि हमारे बीच के सर्कमस्टेंसेस बहुत अजीब से हैं। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब डॉक्टर वैन ने आपको सब कुछ बता दिया है? वयिंग हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है, उसने बताया कि मेरा डोनेशन गलती से किसी और को चला गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम मुझसे आज क्यों मिलना चाहते थे? वांग जी कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा। वयिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो वांग जी से कहता है, इसका मतलब तुम मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो? वांग जी कहता है, हाँ। वयिंग पूछता है, और तुम इसे रखना भी चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको मेरे इस डिसीज़न में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं बस एक बार इस बच्चे के फादर को इन्फॉर्म कर देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मैं आपसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ और ना ही बच्चे को पालने के लिए मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। वयिंग कहता है, क्या तुम श्योर हो लंजा? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा बड़े नहीं हो एक बच्चे को खुद से पालना। तुम बहुत यंग हो, तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? तुम्हारे आगे अभी बहुत लंबी लाइफ पड़ी है। वांग जी सोचने लगता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक बच्चे को खुद से नहीं पाल पाऊंगा? वो वयिंग से कहता है, मैं इस बच्चे को पालने के लिए केपेबल हूँ, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है।
वो तुरंत चेयर से खड़े होते हुए कहता है, मैं बस आपको यहाँ न्यूज़ बताने आया था, ना कि इसलिए आया था कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें। और अगर आप यही करना चाहते हैं तो शायद आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। हैव अ गुड डे वू यिंग। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। वू यिंग की तरफ से ना कोई कॉल या मैसेज आया था, ना ही उसने वांग जी को ढूंढने की कोशिश की थी। वांग जी को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वू यिंग उसे एक बार टेक्स्ट तो करके पूछेगा, पर वांग जी को कोई मैसेजेस रिसीव नहीं हुए थे। वो खुद से कहता है, अगर वो मुझे इसी तरह ट्रीट करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभी वो सोचा करता था कि क्या मेरे होने वाले बेबी की आंखें भी वैसी ही सिल्वर होंगी जैसे उसकी फादर की थी। वांग जी की लाइफ अब इसी तरह चल रही थी। वो अपनी क्लासेस अटेंड करता था, अपने फेवरेट कैफ़े में पढ़ने जाता था, अपने रैबिट्स का ख्याल रखता था। उसकी रूटीन में सिर्फ एक चीज़ थी जो बदली थी, वो थे उसके स्टडी सेशंस। लंजा अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा था, स्पेशली कि ऐसे समय में उसे किस तरीके का फूड खाना चाहिए और किस तरीके का अवॉइड करना चाहिए। लंजा को ऑलरेडी अपनी बॉडी में छोटे छोटे चेंजेस होने दिखने लगे थे। उसकी बेली राउंड होने लगी थी, मसल्स पहले की तरह टोन्ड नहीं थी, उसकी एपेटाइट में भी बहुत चेंज आया था और उसे मूड स्विंग्स होने लगे थे। एक रात वो इसी तरह प्रेगनेंसी के बारे में और जानकारी के लिए एक ई बुक रीड कर रहा था। वो ई बुक स्पेशली केवल ओमेगास के लिए थी। वहाँ जाकर वो बर्थ वाले सेक्शन को पढ़ना शुरू करता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे बहुत घबराहट होने लगती है। बर्ड्स को लेकर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी और जो ग्राफिक्स फोटोग्राफ उसमें बने हुए थे, वो एक्सट्रीमली पेनफुल दिखाई दे रहे थे। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि मेल ओमेगास की प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिसे रीड करने के बाद वांग जी को बहुत ज़्यादा पैनिक फील होने लगता है। वो अपनी बेली पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है, क्या मेरा बेबी सेफ रहेगा? कहीं मेरी प्रेगनेंसी में भी तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस बार बार उसके दिमाग में उठ रहे थे। वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इस वक्त किसी से बात करना चाहता था। वो अपने ब्रदर के बारे में सोचता है, पर उसके ब्रदर एक बीटा था, जिनसे बात करके ओमेगास के मैटर्स में उसे कुछ पता नहीं चल पाता। वो डॉक्टर वैन को कॉल करने का सोचता है, पर ये उनके वर्किंग आवर्स चल रहे थे, तो वो भी फ़ोन पिक नहीं करती। आखिरकार वो हेजिटेट करते हुए वू यिंग को कॉल कर देता है। 2 बार रिंग जाने के बाद वू यिंग तुरंत कॉल पिक कर लेता है और कंफ्यूज्ड वॉइस में कहता है, लंजा। वांग जी को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो कुछ कह नहीं पाता। उसे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो फ़ोन पर ही सिसकियाँ लेने लगता है। वू यिंग को अब वांग जी की परवाह होने लगती है और वो उससे पूछता है, लंजा क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी कहता है, वू यिंग, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे पाऊँगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वू यिंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, लंजा, लगता है तुमने बर्थ के वक्त क्या होता है इस बारे में कहीं पढ़ लिया है। वांग जी कहता है, वू यिंग, अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? वू यिंग कहता है, लंजा, कुछ गलत नहीं होगा। तुम कहाँ रहते हो? मुझे अपना एड्रेस दो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वांग जी उसे अपना एड्रेस दे देता है। ओके गाइस, आज का ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा फैन फिक्शन का, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यार मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि आपके लिए हमेशा एक नए नए फ़ैन फिक्शंस लेकर आऊँ, तो इस कोशिश के लिए ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।